एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी के एलटी की भी वैकेंसी आने ही वाली है। जीआईसी भी लाइन में लगी हुई है। और आप देख पा रहे हैं कि इधर इंग्लिश लिटरेचर के नेट का भी पेपर होने ही वाला है। एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो चलते हैं इसी क्रम में। आज लिटरेचर की क्लास नंबर 14 है और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं जो लिटरेचर के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। और जिन फैक्ट्स में आपको कन्फ्यूज़न हो, जिन क्वेश्चन में आपको तनिक सा भी लगे कि मुझे नोट डाउन करना चाहिए, तो प्लीज़ आप नोट करें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। एक लाइन दी हुई है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। लाइन है, ह्यूमर इज शॉक अब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टू टेक ब्लोज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडर स्टेटमेंट, सेकंड है सिमली, थर्ड है मेटाफर और लास्ट ऑप्शन है इपीग्राम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन दिए गए लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ है। बस आपको ध्यान देना होगा। अंडर स्टेटमेंट क्या होता है? अंडर स्टेटमेंट्स मीन्स होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको कम करके दिखाना, दैट इज़ अंडर स्टेटमेंट। यानी हाइपरबोल का हाइपरबोल जो होता है उसका जस्ट अपोजिट अंडर स्टेटमेंट होता है। ठीक है। सिमली में लाइक सो एज का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल सिमली तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मेटाफर में किसी चीज़ को कोई चीज़ कह दिया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ इज लगा करके कोई थर्ड चीज़ बना दी जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं लाइफ इज़ ड्रीम, यानी जीवन को स्वप्न कह दिया गया। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, तो डेजर्ट का शिप कैमल को कह दिया गया। वैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ह्यूमर को शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ कह दिया गया, तो यहाँ पर मेटाफर ऑप्शन करेक्ट होगा। इपीग्राम मीन्स होता है सूक्ति कथन। इट मीन्स कम शब्दों में बड़ी बात कहना, जैसे बॉयज़ विल बी बॉयज़ या चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो यहाँ पर आपका कम शब्दों में बड़ी बात कहना या गागर में सागर, जिसकी वजह से जो है अगर आप देखिए तो फ्रांसिस बेकन को अफोरिस्टिक स्टाइल या इपीग्रामेटिक स्टाइल के लिए जाना जाता था। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट कंफर्म हो रहा होगा, फ्रांसिस बेकन। तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेटाफर। ठीक है। क्यों? किसी चीज़ का विभेद रहित आरोप, हिंदी में पढ़े हैं सभी लोग, सेम पैटर्न पर इंग्लिश में भी मेटाफर होता है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ। मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो। इट मीन्स वो लिखा कुछ हो, समझ में कुछ आए और रियल मीनिंग कुछ और हो। दैट इज कॉल्ड अंडर स्टेटमेंट नहीं होगा। ओना मोटा पुया ध्वनि दिखाया जाता है नहीं होगा। पैराडॉक्स अपना करेक्ट आंसर है और सिमिली भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है। पैराडॉक्स में भी दो अपोजिट जो है क्या कह सकते हैं आइडियाज़ होते हैं। मीन्स क्या? कहना कुछ समझना कुछ। ठीक है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये किसका है? तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखिएगा, ये चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है, नॉवेल है, उसका ये लिया हुआ है, जो कि द टेल ऑफ टू सिटीज़ है। द टेल ऑफ टू सिटीज़। ठीक है। द टेल ऑफ टू सिटीज़ में ये लाइन लिया गया है। और वो टू सिटीज़ कौन है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लंदन एंड पेरिस। ठीक है। लंदन एंड पेरिस ये दो सिटीज़ हैं।
चार्ल्स डिकेंस का नावल है। तो वहाँ पर लिखा गया है इट वॉज बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज वर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर दो क्लॉज एक दूसरे के अगर अपोजिट हों तो ऑक्सीमोरन पैराडॉक्स नहीं होता, एंटीथीसिस होता है। ठीक है, ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड होंगे, जैसे कह सकते हैं रेगुलरली इरेगुलर, इनोसेंट क्रिमिनल, है ना, लविंगली हेट, इस तरीके से। और आपका पैराडॉक्स में अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, मीन्स शब्दों का कुछ अलग मीनिंग निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर एंटीथीसिस अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप जो है मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और एग्ज़ाम में एंटीथीसिस अक्सर करके पूछ लेता है, इस बार टीजीटी 2021 में पूछा था। ओके, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाई टैगोर। सबसे पहले आप ये बताएं, जो है गीतांजलि लिखा कब गया था, सबसे पहले ये बताएं। किस भाषा में लिखा गया था बताएं, फिर बाद में किस भाषा में ट्रांसलेट हुआ, नोबेल प्राइज़ कब मिला। देयर आर मेनी फैक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बताइए, हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि, बताइए फटाफट बताइए। देखिए, टी.एस. एलियट, इजरा पाउंड और आई.ए. रिचर्ड्स नहीं हैं। करेक्ट आंसर है डब्ल्यू.बी. ईट्स, जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स, और इनको 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अब चलते हैं। और कि ईट्स खुद ही जाने जाते हैं बाइजेंथियम के लिए, सेलिंग टू बाइजेंटियम के लिए, सेकेंड कमिंग के लिए, ये सब है। बट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन वाले फैक्ट पर। याद रखें फ्रेंड्स, ये जो है गीतांजलि, ये बंगाली भाषा में, ठीक है, बंगाली भाषा में 1910 से 11, ज़्यादातर 11 ही फैक्ट मिलेगा, में लिखा गया था। और इसको 1912 में पहली बार पब्लिश करवाया गया, और इंग्लिश में, और 13 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और डब्ल्यू.बी. ईट्स ने इसका प्रीफेस लिखा था, वी कैन से इंट्रोडक्शन लिखा था। गीतांजलि है क्या, तो 103 सॉन्ग्स का, आई मीन टू से पोयम का कलेक्शन है, और इसको गीतांजलि कहते हैं। ठीक है, गीतांजलि नाम दिया गया है। गीतांजलि मतलब होता है अंजलि, और गीतांजलि मतलब पूजा की अंजलि या प्रार्थना की अंजलि। इसमें है क्या, तो इसमें जो है बहुत सारे पोएम्स हैं, छोटे छोटे सॉन्ग्स हैं, उन्हीं का कलेक्शन है, जो 103 है संख्या में। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि ये आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं, तथा कहते हैं कि कमरे में माला जप करके, जपने से माला लेकर के भगवान नहीं मिलते, भगवान उन मजदूरों के बीच में मिलते हैं, भगवान उस मेहनत करने वाले छोटे बच्चे के पास मिलते हैं जो मेहनत करके अपने जीवन यापन को कर रहा। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे बातों को उन्होंने गीतांजलि में कहा है। ठीक है, और एक दो और है, जैसे लीव द चैंटिंग है, जिसमें आपको बताया कि भगवान आंखें खोलो, भगवान नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो है ऐसे बहुत सारे पोएम्स है। एक है जिसमें गुरु नायक इसका शिष्य रहता है, जो सोने के कंगन लाता है अपने गुरुजी के लिए, गुरुजी उसको पानी में फेंक देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके ये दिखाया गया है कि भगवान मैदान में मिलते हैं, किसान के पास मिलते हैं, उस जो है मेहनत करने वाले मजदूर और बच्चे के पास मिलते हैं, ना कि ढोंग ढके उसला से भगवान मिलते हैं। तो कुछ ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, कुछ ग्रेट में भी प्रिस्क्राइब्स हैं। तो डब्ल्यू.बी. ईट्स ने इसका प्रीफेस लिखा था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन विच ईयर द थिएटर वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड। सबसे पहले आप ये बताएं, ग्लोब थिएटर कब बना था, कब ये बर्न डाउन हो गया, और इंग्लैंड में पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया था, जो कि प्यूरिटन का मानना था कि समाज बर्बाद हो रहा है और जिसके पीछे उत्तरदायी है थिएटर। बताएंगे, बहुत सारे इसमें 4 एजेस लिखे हुए हैं, और चारों डेट का अपना अपना महत्व है इंग्लैंड के इतिहास में। ठीक है, बताइए, देखेंगे 1642 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1642 में यही इसका आंसर है, थिएटर पूरी तरह से बंद हो गया था। पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया, ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा गया, जिसमें थिएटर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उस समय इंग्लैंड के मोनार्क थे
चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट राजा थे इंग्लैंड के मोनार्क। और उसके बाद 1649 की बात आती है तो इनको बीहेड कर दिया गया चार्ल्स फर्स्ट को। और ओलिवर क्रॉमवेल राजा बने इंग्लैंड के। प्यूरिटन एज कॉमनवेल्थ वेल्थ पीरियड स्टार्ट हुआ। 1660 में रेस्टोरेशन एज है, मोनार्की रीस्टोर हुई। चार्ल्स फर्स्ट के बाद जो उनका भाग गया था बेटा उसको बुलवाया गया और चार्ल्स सेकेंड राजा बना। फिर से मोनार्की रीस्टोर हुई, दैट इज कॉल्ड न्यो क्लासिकल एज और रेस्टोरेशन एज। और 1658 में अगर हम सभी बात करें तो ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल राजा बनते हैं जो कि उतने अच्छे राजा नहीं होते हैं और इंग्लैंड की जनता फिर मजबूर हो जाती है उन्हें हटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। ओके, और फिर जब 1660 में चार्ल्स सेकेंड आते हैं तो फिर से थिएटर को ओपन किया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। हु इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। इनमें दिए गए ऑप्शंस में एक ऐसा है जो यूनिवर्सिटी विट्स है, बाकी यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। तो देखेंगे, ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, थॉमस याट और थॉमस थोर्प और क्रिस्टोफर मार्लो। तो देखिए, विलियम शेक्सपियर का समय की हम सभी बात करें तो आपका 1616 में इनकी मृत्यु होती है और 1564 में इनका जन्म होता है। तो ये उसी टाइम के हैं लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं है। थॉमस याट और जो है हेनरी हावर्ड, इन दोनों को एक साथ का माना जाता है और इंग्लैंड में सोनेट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक ना, तो ये भी नहीं होंगे। और थॉमस थोर्प तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट को 1609 में पब्लिश करवाए थे। तो आंसर होंगे क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें फ्रेंड्स तो क्रिस्टोफर मार्लो का अगर देखेंगे तो 1564 में इनका जन्म होता है और 1593 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ये है क्रिस्टोफर मार्लो का। और इनको स्टैब करके यानी कि चाकू से इनकी हत्या कर दी थी, पता नहीं चला कि इनको क्यों मार दिया गया था। और यही एक ऐसे यूनिवर्सिटी विट्स हैं जिन्होंने सिर्फ ट्रेजिडी ही ट्रेजिडी लिखी है। ठीक है, इन्होंने कोई और कॉमेडी वगैरह या ट्रेजी कॉमेडी नहीं लिखी है। जिनका एक रचना है जो ऑफ माल्टा जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का सोर्स बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे यूनिवर्सिटी विट्स कितने थे। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, देयर वर 7 यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे। जो कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे तो ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन में पढ़ता था उसके पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स होते थे जो यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते थे, जिनको पढ़ने के बाद विलियम शेक्सपियर में निखार आया। और ज़्यादातर जो है विलियम शेक्सपियर इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स के मतलब उसको होलिंशट क्रॉनिकल हैं, 2-3 और भी हैं इनके अलावा, प्लूटार्क लाइफ है। लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स को पढ़कर ही ज़्यादा इनको प्रेरणा मिली लिखने की और इन्होंने अच्छे अच्छे आइडियाज़ को ईजाद किया। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी विट्स में आप देख लें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप लिखें क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, इनका अगर समय की बात करें तो 1564 से लेकर के 1593 ये पहले हैं। और दूसरे देखिए रॉबर्ट ग्रीन है, इसको नोट करते रहें। रॉबर्ट ग्रीन है जिन्होंने 1592 ईस्वी में शेक्सपियर को अपस्ट्राक्रो कह के ताना मारा था। बाद में इनके पब्लिशर ने इनके मृत्यु के बाद माफ़ी मांगी थी। इनका लाइफ स्पैन देखें तो 1558 से लेकर के 1592 तक इनका चलता है लाइफ स्पैन। ठीक है, फिर हम तीसरे की बात करें अगर तो तीसरे यूनिवर्सिटी विट्स हैं फ्रेंड्स, नोट कर लें। थॉमस नैश। थॉमस नैश ये क्यों, इनका टाइम तो ये 1567 से लेके 1601 तक इनका लाइफ स्पैन है। अब ये देखिए, ये तीनों मैंने इकट्ठे इसलिए लिखने का प्रयास किया क्योंकि ये तीनों कैम्ब्रिज में पढ़े थे, इसको याद रखिएगा। ये तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। कौन कौन, क्रिस्टोफर मार्लो,
रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश। ये तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ा था, तो ये आप लिख लीजिएगा थॉमस लॉज। इनका लाइफ टाइम देखें 1558 से लेकर के 1625 तक इनका लाइफ स्पैम है। और देखिए जॉर्ज पील थे, दूसरे थे। इनका है 1544 से लेकर के 1597 तक। और बचे आपके ये दोनों, तो ये दोनों आपके क्या थे, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील। ये दोनों लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। ये दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। ओके। उसके बाद बचे आपके थॉमस किड। तो थॉमस किड आपके कहीं पर नहीं पढ़े थे, इसको ध्यान रखिएगा। ये ना ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे ना कैम्ब्रिज में पढ़े थे, लेकिन फिर भी इनको यूनिवर्सिटी बिट्स में शामिल किया गया। इनका टाइम 1558 से लेके 1594 तक था। ठीक है, 1594 तक। ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्रिस्टोफर मार्लो है। थॉमस किड का जो है यू आर हेमलेट है, जो कि विलियम शेक्सपियर के स्पेनिश ट्रेजेडी जो है उससे भी इन्होंने लिया है थॉमस किड का, और यू आर हेमलेट से हेमलेट का है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। तो पहली बात ये ध्यान रखें कि ये कॉमेडी है ही नहीं, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा एक ट्रेजेडी है। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा एक ट्रेजेडी है, ये कॉमेडी नहीं है। और विलियम शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो विलियम शेक्सपियर का रोमन प्ले है, वो माना जाता है कि इसका सोर्स था। ठीक है, जिसमें एंटोनी और क्लियोपेट्रा एक दूसरे से जो है बहुत प्रेम करते हैं, और फिर इजिप्ट की रानी रहती हैं, और एंटोनी उनके जो है लड़ाई झगड़े में या उनके उसमें अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है। दोनों बेटियां मनाने आती हैं। तमाम कहानियाँ इसमें है। ऑक्टेवियस रहता है, एंटोनी रहता है, और बाद में एंटोनी को उसके दोस्त बता देते हैं क्लियोपेट्रा मर गई, तो एंटोनी अपने आप को घायल कर लेते हैं। फिर ये बताया जाता है क्लियोपेट्रा से, तो क्लियोपेट्रा अपने आप को सांप से कटवा लेती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें दिखाया गया है। और जो है तो यहाँ पर हीरोइक ट्रेजेडी होगा। ठीक है, ना कि हिस्ट्री प्ले। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का संबंध बेन जॉनसन से है, तो बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है ऑल फॉर लव, जॉन ड्राइडन का है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा was written by विलियम शेक्सपियर, इट was इट्स सोर्स। ओके, चलेंगे अगला। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार पहली बार कब हुआ, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका विलियम कैक्सटन होंगे। सन की बात करें तो 1476 ईस्वी में ये जो है इंग्लैंड में मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, और ये विलियम कैक्सटन के द्वारा किया गया। विलियम कैक्सटन कौन थे फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, मर्चेंट भी थे, डिप्लोमेट भी थे। ठीक है, और ये राइटर भी थे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो है अब इनको पहली बार जो है 1476 में माना जाता है कि इन्होंने मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ओके, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन बन जाता है कि पहली किताब कौन सी थी जो इस प्रिंटिंग प्रेस से छपवाई गई थी, तो दैट वाज, इसको नोट डाउन करें, द रिक्वेल्स ऑफ द हिस्ट्री, ऐसे लिखा हुआ है, सेम आप भी लिखें, हिस्ट्री ऑफ ट्राये। लेकिन ये स्पेलिंग आपने लिखा ना, इसको मैं बोल भी दूँ, RECUYELL, रिक्वेल्स
ऑफ द हिस्टोरी, तो इसको हिस्ट्री पढ़े, STOHISTORYES ऑफ ट्रॉय में तो TROYE लिखा है। इसको शॉर्ट में इंग्लिश में कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ऐसे ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, समझ पा रहे हैं ना। ये पहली ऐसी किताब थी जो 1476 ईस्वी में रचे गए जो है आविष्कार किए गए प्रिंटिंग प्रेस से पब्लिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट, तो इसको क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ये कब आया था, तो पहला देखिए ऑप्शन, जो माना जाता है विक्टोरियन एज की शुरुआत का साइन माना जाता है। हालांकि विक्टोरिया, अगर क्वीन विक्टोरिया की बात करें तो क्वीन विक्टोरिया 1837 में रानी बनी थी। ठीक है, और ये 1901 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद ही इनका समय समाप्त होता है। तो क्वीन विक्टोरिया नहीं होंगी यहाँ पर उत्तर। 1837 नहीं होगा। 1798 रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। आप जानते हैं कि रोमांटिक एज में लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन हुआ था। फिर 1832 की बात करें तो यही अपना करेक्ट आंसर है। 1832 में क्वीन विक्टोरिया के आने के पहले रिफॉर्म एक्ट आया था, जिसमें इंग्लिश और वेल्स के जो है राजकीय चुनाव वगैरह के संबंध में कुछ नियम पारित हुए, मजदूरों से संबंधित कुछ सुधार आए, ये सब था। 1901 में विक्टोरियन एज समाप्त होता है। तो आप इन डेट्स को ध्यान रख सकते हैं। मैं फिर से मेंशन कर दूं, 37 में क्वीन विक्टोरिया रानी बनती हैं और 1798 में उसके पहले रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई थी लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन से। और आपका 1832 में रिफॉर्म एक्ट आता है। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द 17th century English poets whose works were characterized by the use of conceit are, conceit को far fetched image भी कहा गया है। far fetched image मतलब कोई ऐसा इमेज जो दो अलग अलग इमेजेस हों और दोनों का आपस में कोई संबंध ना बने, उसको कहते हैं फार फेच्ड इमेज। जैसे जॉन डन कहते हैं कि मेरा और मेरी पत्नी का मिलन, फ्ली नाम की एक पोयम है जिसमें कहते हैं कीड़े के पेट में होगा, यानी कि वही कीड़ा मेरा खून पिएगा, वही उनका खून पिएगा, हम दोनों उनके पेट में मिलेंगे। तो इस बात की तुलना। फिर कहते हैं हम दोनों लंगड़ा प्रकार के कंपास हैं जो एक ही धुरी से बंधे हैं और दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। तो ऐसे कुछ बातें मेटाफिजिकल पोएट जो थे, ये मेटाफिजिकल पोएट इसका आंसर होगा। ये फार फेच्ड इमेज या कंसीट की वजह से जाने जाते थे और इनको माना जाता है कि ये ज्ञान दिखाने की कोशिश करते थे, कि मतलब कोई दो अननोन वस्तुओं की आपस में तुलना कर देते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हर क्षेत्र के बारे में ज्ञान है। तो ये स्टाइल इन्हीं की मानी जाती है। रेनेसेंस पोएट ऐसा कुछ नहीं करते थे। विक्टोरियन पोएट्स जो थे वो आप देखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से मशहूर हैं, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एलिजी मशहूर है, और इनका मैथ्यू अर्नोल्ड का ये डोबरविच रिलीजियस फेथ की वजह से वो एलिजी बनाए हैं, ये सब है इनका। ठीक है, तो मॉडर्न पोइट में टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स, ये सब हाईलाइटेड है। इस सब का भी संबंध कंसीट से नहीं है, तो मेटाफिजिकल पोइट इसके आंसर होंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स, मेटाफिजिकल पोएट के वर्ड की बात करेंगे तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल वर्ड को पहली बार क्वाइन किया। और मेटाफिजिकल पोएट के फादर की बात करें तो फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन को माना जाता है। इसको ध्यान रखते हैं, जॉन डन को माना जाता है। जॉन डन का पूरा अगर टाइम देखने की बात करें तो 1572 से लेके 1631 तक, यानी कि 1572 से लेकर के 1631 तक इनका समय है। और भी मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम एग्जाम में आ जाता है, लिख लीजिएगा। जॉन डन हो गए, सबसे पहले जॉन डन लिख लीजिएगा, जॉन डन, ठीक ना।
दूसरा आप लिख लीजिए जॉर्ज हर्बर्ट। तीसरा देख लीजिएगा अब्राहम काउले। अब्राहम काउले। और अगला लिख लीजिएगा, अब्राहम काउले हो गए, हेनरी वाघम। हेनरी वाघम, GHAM, कहीं कहीं एन भी मिल जाता है, वाघन। अगला लिख सकते हैं आप अब्राहम काउले के बाद रिचार्ड क्रशा। रिचार्ड क्रशा, SHAW, रिचार्ड क्रशा। और लास्ट है एंड्रू मार्वेल। इसको ध्यान रखिएगा, जो एंड्रू मार्वेल थे, जब जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए तो जॉन मिल्टन के ये प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी कुछ दिन काम किए थे, और उनकी कुछ रचनाओं को लिखने का श्रेय इन्हें जाता है। ओके, उनका मतलब लिखने का मतलब बुद्धि विचार तो मिल्टन के थे, लेकिन कलम इन्होंने ही चलाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, पूरा सेंटेंस ये है, इसको किसने कहा है? तो याद रखिए, एलेक्जेंडर पोप ने कहा है, लेकिन इज सेड ऑफ यानी किसको कहा जाता है, और ऑप्शन में दोनों देगा, कौन कहा है। तो अगर होता इज सेड बाई तो आपका हो जाता है एलेक्जेंडर पोप, लेकिन है आपका ऑफ, तो किसको कहा गया है, कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, एलेक्जेंडर पोप ने, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एपिस्टिल 4, एलेक्जेंडर पोप ने एपिस्टिल 4 में एस्से ऑन मैन में ऑफ हिज एस्से ऑन मैन, एक इनका पोयम है एस्से ऑन मैन। आप एस्से ऑन मैन से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एस्से है, नहीं फ्रेंड्स, ये पोयम है। और एपिस्टिल 4 में इन्होंने जॉन उनको फ्रांसिस बेकन को कहा है द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर देखिए, पोप ने कहा है, लेकिन किसको कहा है, तो बेकन को। और ड्राइडन मेटाफिजिकल है, जॉन मिल्टन तो प्यूरिटन भी हैं, और आपके जो है ये प्यूरिटन पोएट माने जाते हैं, कॉमनवेल्थ में भी रहे और ये कैरोलाइन में भी रहे। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। टॉटल्स मिसलेनी क्या था? तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, टॉटल्स मिसलेनी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का कलेक्शन था, जो कि सर थॉमस व्याट और आर्लाप सरी ने मिलके 60 सोनेट्स इकट्ठे दिया था। और रिचर्ड टॉटल नाम का व्यक्ति था जिन्होंने इसको पब्लिश करवाया था, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का कलेक्शन टॉटल्स मिसलेनी नाम से। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। टॉटल्स मिसलेनी नाम था, और ये जो है एंथोलॉजी मतलब होता है पोएम्स का संग्रह, उसके जो है 60 सोनेट्स का संग्रह था, जो रिचर्ड टोटल ने, आप इसको देख लीजिएगा, रिचर्ड टोटल ही वाज पब्लिशर, ये लाए थे, कब लाए थे, 1557 में लंदन में। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 60 सोनेट्स हो जाएंगे। 154 विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, 24 मिल्टन ने लिखा है, 524 लगभग वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रभाव पड़ा था, तो बताइए विक्टोरियन लिटरेचर का। पहले इसके टाइम जानते हैं फ्रेंड्स। तो 1789 यानी 1789 से लेके 1799, ठीक है, 1789 से 1799 लगभग 1 वर्षों तक फ्रांस की क्रांति थी, जिसका 3 नारा था, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ओके, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी।
चलते हैं। तो ये विक्टोरियन लिटरेचर इसका आंसर है नहीं, समझ पा रहे हैं ना, विक्टोरियन लिटरेचर नहीं है। इसका ज़्यादा और सीधा प्रभाव पड़ा था रोमांटिक लिटरेचर पर। ओके, रोमांटिक लिटरेचर पर सोशल एंड पॉलिटिकल जो है, जो भी डिस्टरबेंस थी फ्रांस में, उसका प्रभाव पड़ा था रोमांटिक लिटरेचर पर। आप देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है आपका, विलियम वर्ड्सवर्थ इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखिए 1799 में इधर ख़त्म होता है और 1798 में ये पब्लिश होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज का पोयम जो कि है लिरिकल बैलेट। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। साइंस का हर बच्चा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जान रहा है, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है था क्या, तो इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स कि व्युत्पत्ति का सिद्धांत था। इन्होंने कहा है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि कौन सा जीव या कौन सा पेड़ पौधा, कौन सा किसकी उत्पत्ति के कहाँ से हुई और कौन इसका सबसे पहला वाला वंशज क्या है। तो यहाँ पर याद रखिए फ्रेंड्स, सारे डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है 1759, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1759 इसका उत्तर है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जातियों के उत्पत्ति का जो है उन्होंने सिद्धांत दिया है। नवंबर 1859 को ये पब्लिश हुई थी। ठीक है ना, ये आपका इनको जो है फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के जो है माने जाते हैं, मतलब बायोलॉजी को एक इन्होंने दिशा प्रदान की। और देखिए और भी ऑप्शन 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये एज इसीलिए ज़्यादा फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में जो है एस.टी. कॉलरिज ने पब्लिश किया था, जो एक क्रिटिकल बुक मानी जाती है, जिसमें इन्होंने पोएट्री से संबंधित कुछ सिद्धांत भी, कुछ मतलब परिभाषाएं भी दी हैं। और 1755 की बात करें तो लाइफ ऑफ पोएट्स, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, इस वजह से ये डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और 1798 सबको पता है लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द ऑगस्टन एज इज कॉल्ड, तो इसको याद रखिएगा, ऑगस्टन एज को नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। और ऑगस्टन एज में जिसका टाइम अगर बात करें तो 1660 से लेकर के 1700 तक, 1700 यानी 1700 तक इसका पूरा लाइफ स्पैन है, ड्यूरेशन है पूरा 1660 से 1700 तक। और ये 3 भागों में बटा है, तो ये सब अपना हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने रोमन लिटरेचर के, रोमन मतलब राइटर्स को नकल करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाए, इसलिए न क्लासिकल ला पाए न नया कर पाए कुछ, तो दैट इज कॉल्ड नियो क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो चलेंगे ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन किंग ऑगस्टस इंग्लैंड पर राजा किया, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा देखिए इनकरेक्ट है, चौथा भी इनकरेक्ट है। ओके, तो आप इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, कि नियो क्लासिकल एज आपका 1660 से लेके 1798 है, जो कि कई भागों में बटा है। और सीधा सीधा देखें तो 1660 से 1700 तक पूरा सीधा असर इसका जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ऑगस्टन एज अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वॉज पब्लिश्ड इन, तो एलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक को पब्लिश किया था। और ये मॉक इपिक है, इसको ध्यान रखिएगा, मॉक इपिक है। ठीक है, और जो 1712 में
2 कैंटोस के साथ तथा 1714 में पूरे 5 कैंटोस के साथ आई थी। ये आपकी, तो अब यहाँ पे दो एडिशन आया था 1712 1714, तो 1712 में दो एडिशन आता है, 2 कैंटोस, और 1714 में पूरे 5 कैंटोस आते हैं। तो इसमें आपका 300, पहले वाले कैंटोस की अगर हम लोग बात करें तो पहले वाले कैंटोस में 300, आप कह सकते हैं कि 334 लाइन था, यानी 334 लाइन था। और दूसरे वाले में यानी कि जब 5 इकट्ठे आया तो 794 लाइन्स थे। ओके, ये मॉक हीरोइक, मॉक इपिक था। और ये मॉक इपिक जिसमें बेलिंडा एक जो है हीरोइन होती है, बेलिंडा जिसकी रक्षा परियां करती हैं और इनके चोटी को यानी बाल की लटों को काटने की घटना होती है। इनके जो है कुत्ते का नाम लैप डॉग है। ओके, तो यहाँ पर हम सभी का हो जाएगा। 1712 की बात करें तो 2 कैंटोस, अगर 14 की बात करता तो आप याद रख लीजिएगा 5 कैंटोस। 12 में 334 लाइन्स थे, और जो है जब पाँचों इकट्ठे आया दोबारा तो 794 लाइन्स हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखा था? तो अभी आपको बताया गया कि 1817 में ये एस.टी. कॉलरिज ने लिखा। तो वर्ड्सवर्थ नहीं होंगे, एस.टी. कॉलरिज होंगे, शैली और कीट्स भी नहीं होंगे। सभी लोग रोमांटिक एज के हैं। अगर शैली की बात करें, कीट्स की बात करें तो सबका लाइफ स्पैन भी देख लीजिए। 1834 ईस्वी में कॉलरिज की डेथ होती है, 1850 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, और 1822 ईस्वी में शैली की मृत्यु होती है, 1821 ईस्वी में कीट्स की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर आप देखिए सबके सारे चारों ऑप्शन रोमांटिक एज के पोएट्स के हैं। यहाँ पर हो जाएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज रिटन और वी कैन से कंपोज्ड बाई एस.टी. कॉलरिज। ओके, 1817 समय भी याद रखें। गीतांजलि इंग्लिश में कब पब्लिश हुआ? अभी आपको बताया गया ना कि 10-11 में बंगाली में लिखा गया, 12 में इंग्लिश में, 13 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, और दूसरा सही है, तीसरा भी नहीं सही है। ठीक है, तो 18 का इंग्लिश में 1912 में आया और 13 में नोबेल प्राइज़ मिला, 10-11 में बंगाली में लिखा गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। हीरोइक ड्रामा कहाँ का हिस्सा था? तो आपको बताया गया रेस्टोरेशन एज का हिस्सा था। अब अगर ऑप्शन देखें तो एंग्लो सैक्सन पीरियड, नहीं ऐसा नहीं है। रोमांटिक पीरियड में भी ऐसा कुछ नहीं था, और रेस्टोरेशन पीरियड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, एलिजाबेथन पीरियड भी करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, चलिएगा, रेस्टोरेशन पीरियड। हीरोइक ड्रामा आप देख पाते हैं जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव, और आप देखिए एलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक, ये सब हीरोइक के ज़्यादा बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ब्रोक आउट, यहाँ पर आउट होना चाहिए था, ब्रोक आउट इन द ईयर, तो 1789 इसका आंसर होगा। लिरिकल बैलेट प्रभावित था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, वर्ड्सवर्थ का इससे प्रभावित होकर लिखा, ये भी उत्तर नहीं होगा। 99 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन समाप्त होता है, 1850 में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1789 में युद्ध छिड़ा और यहाँ पर 1799 तक ये संघर्ष चलता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको 1 to 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑल दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट स्किपिंग यू रीड द होल क्वेश्चंस थारोली एंड मेक योर नोट्स। चलेंगे, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बहुत से बच्चों तक पहुंच सके। और जो भी क्वेश्चंस पर फ्रेंड्स, जो भी टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस चाहिए कि आपको लगता है कि इस टॉपिक पे मैम को और क्वेश्चन लाना चाहिए,
तो उस टॉपिक पे और भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच और राइटर्स तथा पोएट्स हर एज के उनको कवर करने का कोशिश किया जा रहा है। तो आप भी अपना सुझाव लिख सकते हैं, कम से कम एक सुझाव तो ज़रूर लिखें। उस तरह से आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए क्लासेज को और भी मॉडिफाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत समय दिया। थैंक्स अ लॉट।